तुम्ही आशीर्वाद द्या ना. त्या शिक्क्याचं नाव शरद पवार. नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा. मैं हूं आपके साथ पूजा यादव. महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर लगातार नजर बनी हुई है. और एनसीपी का आगे क्या होगा, भविष्य में एनसीपी के कमान किसके हाथ में होगी, क्योंकि अजीत पवार ने तो फिलहाल ये चाबी अपने पास रखी है. दूसरी तरफ दिल्ली में अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं शरद पवार. कि जाहिर सी बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी चुनाव, लेकिन अब सिर्फ चुनाव इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि चुनाव के बाद हर साल इंपॉर्टेंट है. और महाराष्ट्र में जिस तरीके से तेजी के साथ सरकारें बदलती रही, उसके बाद अब जाहिर सी बात है, जब महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होगा तो यहाँ की जनता भी इसमें बड़ा सोच समझकर कदम उठाएगी. लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या विपक्ष की वहां पर छुट्टी कर दी, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त है. क्योंकि देखिए, एनसीपी महाविकास आघाड़ी में एनसीपी, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे सब साथ में थे, लेकिन किसके पास अब कितने बचते हैं. एनसीपी में पहली टूट, 40 विधायक आउट, ये दावा किया जा रहा है. हालांकि कल जानकारी मिली कि 15 विधायक ऑलमोस्ट शरद पवार के साथ में थे, लेकिन अभी भी ये दावा किया जा रहा है कि 40 विधायक अजीत पवार के साथ में हैं. दूसरी तरफ कांग्रेस के भी 20 विधायक अगर टूट कर चले गए सरकार में, तो कांग्रेस के पास क्या रह जाएगा. 50% कांग्रेस के विधायक वहां से खाली. चर्चा की शुरुआत करते हैं. एक बहुत ही खास पैनल हमारे साथ में इस वक्त है. विश्वास पाठक के प्रवक्ता बीजेपी, राजू वाघमारे हमारे साथ में प्रवक्ता कांग्रेस, महेश चौहान हमारे साथ में प्रवक्ता एनसीपी, कृष्णा हेगड़े हमारे साथ में प्रवक्ता शिवसेना, और संजय मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जल्दी होंगे. तो एक बार सबका स्वागत है. और शुरुआत विपक्षी पार्टी के नेताओं के साथ में करेंगे. राजू वाघमारे, आपके साथ में शुरुआत करूंगी, क्योंकि बड़ी खबर आई कि अशोक चव्हाण के साथ में कांग्रेस के 20 विधायक जा सकते हैं और ये भी सत्ता का रुख कर सकते हैं. ये तो बहुत बड़ा झटका होगा. और अभी हमारी पॉलिटिकल एडिटर कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने ये बदला लिया है, और वैसे भी पूरा फोकस था कि कांग्रेस को कैसे तोड़ा जाए, और अब वही प्रयास सफल होता नजर आ रहा है. सबसे पहली बात कि आप पर विश्वास मत रखें, और ये खबरें और खबरें उसके ऊपर कांग्रेस में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है. सब गलत फहमीना है. और ये राजू वाघमारे जी, एक सेकंड सर, सिर्फ एक सेकंड. आपने जो बात कही दोबारा दोहराइएगा, क्योंकि ठीक से सुन नहीं पाए टेक्निकल फॉल्ट की वजह से. अब अपनी बात को दोहराइएगा. आपने क्या जवाब दिया इसका? मैं ये जवाब दे रहा हूँ कि कांग्रेस में किसी भी तरह की कोई भी फूट नहीं हो रही है. अच्छा, ये अफवाह के ऊपर आप विश्वास मत रखिए. ये सिर्फ अफवाहें हैं. कांग्रेस के अशोक चव्हाण साहब और विधायक अभी जान नहीं रहे, सब जन कांग्रेस के साथ में है. तो ये अफवाहों के ऊपर आप मत रखिए, और आपके चैनल पे भी ऐसी अफवाहें. सर आपके पास वापस लौट रहे हैं. टीम जरा एक बार चेकआउट करें, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक तरीके से बात नहीं पहुंचेगी तो फिर कैसे. लेकिन हाँ, आप ये बात तो समझ में कि कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि ये सारी बातें अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और कांग्रेस मजबूत है. और अगर कांग्रेस मजबूत है, जाहिर सी बात है, फिर 2024 का चुनाव बेहद दिलचस्प होगा, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होगा. और अगर विपक्ष खत्म हो जाते तो देखिए, लोकतंत्र के लिए भी अच्छी बात नहीं है. महेश चौहान का रुख करेंगे, प्रवक्ता एनसीपी. महेश चौहान, सबसे बड़ा सवाल तो एनसीपी के लिए बना हुआ है, किसकी होगी एनसीपी. दोनों गुटों के अपने अपने दावे हैं. अजीत पवार तो कल ले गए हाथ से पूरी पावर खींच के. नहीं, देखिए, जैसे कि अभी आपने कहा, वो दावा कर रहे हैं कि उनके पास 40 है, तो ये कहना अभी उचित नहीं होगा कि वो हाथ से खींच के लेकर गए. उन्हें प्रूव करना होगा कि उनके पास सही में 40 लोग है कि नहीं है. 2/3 मेजोरिटी उनको प्रूव करनी पड़ेगी. उसके लिए एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस के लिए थोड़ा टाइम जाएगा. अभी जैसे कि कल ताकत दिखाने का प्रयास हुआ, तभी उनके पास कुछ 30-31 थे, वो बोल रहे थे. मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो 28-29 थे. हमारे पास कुछ 17-18 थे. तो ये तो अभी चलता रहेगा. अभी हम लोग ने ये भी सुना है कि बहुत सारे लोग वहाँ पर जो है, तो वो वापस आना चाहते हैं. वो कहते हैं कि उनको पता नहीं था कि उनको पहले ऐसे बताया गया, या उनका ऐसे समझ हुआ कि शरद पवार साहब भी इसमें शामिल है. जब भी उन्होंने सिग्नेचर्स किए, तभी उनको लगा कि पूरा का पूरा पक्ष उधर जा रहा है बीजेपी में. ऐसे ही कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, तो उस वजह से उन्होंने सिग्नेचर्स किए. लेकिन वो दिल से हमारे साथ है, वो वापस आना चाहते. ऐसी बहुत सारी बातें हैं. और ये तो हो गया, ये जो विधायक का जो स्ट्रेंथ दिखाने का कल का जो शो हो गया, उसमें अभी कैसे कि सिर्फ विधायक मतलब पार्टी नहीं होती पूजा जी.
पार्टी के लिए बाकी भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन किसके साथ है, काडर किसके साथ है, जिला अध्यक्ष होते, तालुका अध्यक्ष होते, कार्यकर्ता होते, जो कि उन्होंने रजिस्टर किया होता है खुद को पार्टी के साथ, एक कॉन्स्टिट्यूशन होती है, उस हिसाब से जाते हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़े दिन और रुकना चाहिए, हमें देखना चाहिए। लेकिन एक बात हुई है कि टूट तो हुई है, वो टूट ना उनके लिए अच्छी है, मतलब अजित पवार के गुट के लिए, ना शरद पवार के गुट के लिए अच्छी है। इसका फायदा किसे होगा ये दोनों को पता है, सबको पता है। तो ये जैसे कि अभी आप थोड़ी देर पहले पूरा आपका एनालिसिस दिखा रहे थे, बहुत अच्छा एनालिसिस था, क्यों बीजेपी ये करना चाहती है, उनको कैसे 168 सीट्स उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ये उसमें बहुत बड़ा है। अभी आप जैसे कि अभी 2 मिनट के लिए मानते हैं, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता राजू वाघमारे जी ने वो एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अगर 2 मिनट के आपके सूत्रों के हिसाब से आपको जो न्यूज आई है वो अगर सच है तो आपको पता चलेगा कि बीजेपी की रणनीति क्या है। पर तो शुरुआत ये में मतलब इसका ये शरद पवार भी नहीं कर रहे थे ना, शरद पवार गुट के लोग भी तो पहले का एक्सेप्ट कर रहे थे कि अजीत पवार उधर जा रहे हैं। पहले आप लोग भी तो यही कह रहे थे कि हमें इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन वो तो हो गया था ना 1 घंटे के अंदर अंदर। देखिए ना, मैंने ये नहीं कहा कि आपके सूत्रों की इंफॉर्मेशन गलत है, मैं बोल रहा हूँ कि आपके सूत्रों की इंफॉर्मेशन सही है ऐसे मानते हैं तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आगे पूजा जी। तो मैं डिस्कस ये करना चाहता हूँ कि अगर ये हो रहा है कि कांग्रेस के भी 20 लोग वहां जा रहे हैं, हमारे भी जो दावा कर रहे हैं 30-40 लोग वहां गए, तो इसके पीछे बीजेपी है, ये तो अभी साबित हुआ। आपके एनालिसिस में भी आपके जवाब लेते हैं बीजेपी रिपोर्टर से। ने ये विश्वास बताया। पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी तो अपने आप में सक्षम है, सशक्त है, फिर ये इनके लोगों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? कह रहे हैं कि सबके पीछे आपका हाथ है, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? लोकतंत्र में विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष रहना बहुत जरूरी है, लेकिन विपक्ष का अस्तित्व रहे या ना रहे वो विपक्ष के हाथ में है। जब तक राहुल गांधी समान इनके नेता रहेंगे तो विपक्ष बिखरा ही रहेगा। तो गलतियां तो उनकी है, हमें उनके यहाँ पे लाने की कोई जरूरत नहीं है। 2019 में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन लड़ा और महाराष्ट्र में वो सरकार बननी तय थी। उस समय उद्धव ठाकरे ने हमारे पीठ में छुरा भोंका और अजित पवार शरद पवार साथ चले गए। वहीं से वो कहानी शुरू हो गई। उसका करेक्शन 1 साल पहले एकनाथ शिंदे की शिवसेना और हमारी शिवसेना ने भी सरकार बनाई है और हमारे पास पर्याप्त हमारे पास में बहुमत है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी लोग क्यों आ रहे हैं? हमने तो किसको बुलाया नहीं, हम फिर भी क्यों आ रहे हैं और उनका स्वागत भी कर रहे हैं? वो इसलिए आ रहे हैं कि आज देश को मजबूत रखना जरूरी है, देश के लिए एक अच्छा नेतृत्व जरूरी है और वो नेतृत्व लोगों को माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बात मिल रहा है। नेतृत्व की है या फिर ये सब लोग कह रहे हैं कि 168 सीटों पर पूरा भारतीय जनता पार्टी का फोकस है? नहीं, उनको जो कहना कहने दो। हमारा फोकस डेवलपमेंट पे है, हमारा फोकस इंटरनेशनल साख भारत के कैसे बढ़े उसके ऊपर है। घर घर में नल से पानी मिले, टॉयलेट बने, बिजली मिले, ये हमारा फोकस है। इसके लिए हमको हमारी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन करने की है। इस प्रकार का नेतृत्व जब सभी को दिख रहा है तो उनकी इच्छा हो रही है। फिर वो अजीत दादा पवार हो सकता है कि आपने बताया उस प्रकार से अशोक जी चौहान हो, वो लोग आना चाहते हैं। अगर वो आना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। तो सबका स्वागत है, मतलब सबका स्वागत है या फिर कुछ नेताओं को छोड़ देंगे? सबका स्वागत है हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस पे। कृष्णा हेगड़े कह रहे हैं कि सबका स्वागत है साहब, हम तो अच्छी सरकार देना चाहते हैं, बुरे लोगों को सत्ता से दूर रखना चाहते हैं, सिर्फ इतना मोटो है हमारा। देखिए, पहले तो जो महाविकास आघाड़ी के जो विधायक है, लगभग 90 विधायक 1 साल में छोड़ के गए। क्यों छोड़ के गए? क्योंकि वो असंतुष्ट अपने अपने पार्टी में थे। आपने अशोक चौहान जी का बात किया, इस घड़ी पे अभी इस वक्त को वो कांग्रेस के कोर कमेटी के मीटिंग में बैठे हैं मुंबई में, लेकिन आगे क्या हो सकता है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तीसरी बात यह है कि सबका ये उद्देश्य है कि 2024 में सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनकर लौट आए, क्योंकि वो देश को एक सक्षम नेतृत्व दे रहे हैं और सिर्फ देश में ही नहीं विश्व में भी उनका एक वर्ल्ड फिगर करके उनका एक बहुत बड़ा नाम है। दूसरी बात यह है कि अभी अशोक चौहान जी हो या शिंदे जी हो या कोई भी महाराष्ट्रन हो, नेता हो या नहीं हो, कौन ये बात को ये एग्री कर सकता है कि जब राहुल गांधी यहाँ पर आके स्वतंत्र वीर सावरकर जी का अपमान करते हैं तो कौन सा नेता महाराष्ट्र का या नहीं, पर क्या आपको नहीं लगता कि ये जनता के साथ एक धोखा है? भाई जनता ने चुना किसी पार्टी से,
उसके बाद आप किसी और आप- पार्टी में चले जाते हैं। आप यहाँ पर आके कोई भी हमारे महापुरुष का अपमान करेंगे, आप लोगों का काम नहीं करेंगे। पिछले क्या महाविकास बातें कर आघाड़ी रहे हैं? सरकार में वर्क फ्रॉम कौन सा होम, सिट एट सब्जेक्ट है, होम, किधर जा रहे डोंट हैं? डू एनी वर्क फ्रॉम होम, कुछ नहीं चल रहा था। 2.5 साल से महावसूली आघाड़ी चल रही थी। अच्छा। 2 मिनिस्टर जेल में, संजय राउत बेल पे, ऐसा कार्यक्रम था। राजू जी हमारे मित्र है, एक अच्छे व्यक्ति है, लेकिन उनको भी सच्चाई मालूम होगी कि क्या हो रहा था उनके कार्यकाल में और क्यों इतनी जल्दी सरकार गिरी। उद्धव जी जो है वो लोगों को मिल नहीं रहे थे, लेकिन जैसे विश्वास जी ने कहा 2019 में अब काम होगा सारा, मतलब अब जो बाकी का वक्त बचता है, आप कह रहे हैं कि जो नहीं हुआ वो अब होगा। नहीं 2000 वो तो हो ही रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, किसानों का, महेश चव्हाण, आई में एक सेकंड, बागमारे काफी देर से मुस्कुरा कर कोई जवाब देना चाह रहे, जल्दी से बोलेगा बागमारे जी। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, वेलफेयर स्कीम हो, वो अभी काम हो रहा है। पहली बार हो रहा है 2.5 साल में, 3.5 लास्ट 1 साल में। कृष्णा हेगड़े जी मेरे अच्छे दोस्त है, हमारे पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी में बहुत अच्छे दोस्त है। सवाल ये नहीं है कि बीजेपी में कौन जा रहा है, कोई जा नहीं रहा है। सबके गले में फंदा डाल चुके हैं बीजेपी, ईडी के और सीबीआई और आईटी के माध्यम से, और सभी नेता जो भी जा रहे हैं, राजू जी 90 लोगों के ऊपर ईडी का फंदा है, 90 लोगों के ऊपर। तो या तो आप बीजेपी क्या बोल रहे हैं आप? या तो आप तो फिर डर कर क्यों जा रहे हैं? कांग्रेस तो बड़ी मजबूत पार्टी रही है, तो क्या इन लोगों के नसों में दौड़ रहा कांग्रेसी खून कमजोर पड़ गया, हल्का हो गया क्या? पूजा जी, कोई भी अगर आपके ऊपर चार्ज लगाए और आप एक सेकंड बागमारे जी, कांग्रेस का खून, कांग्रेसियों का खून तो बहुत गाढ़ा रहा, तो क्या आज ईडी सीबीआई के डर से वो खून हल्का हो गया क्या कि लोग इधर उधर कूद कर जा रहे हैं? और ऐसा कांग्रेस के साथ क्यों हो रहा है बार बार? आज भी कोई इधर नहीं जा रहा है, कांग्रेस में है, ये अफवाहें हैं, को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। भी क्यों जाएगा, अब जाने का लेवरेज भी नहीं है और किसी के गले में फंदा भी नहीं, और अगर है भी। संजय मिश्रा, कांग्रेस मैं आती हूँ। संजय मिश्रा, मेरे को ब्रेक पर जाना, उससे पहले जरा सारे गेस्ट जो हमारे साथ में एक बार उनको शामिल कर दे। संजय मिश्रा, अब बड़ा सवाल ये है कि महाराष्ट्र में तो ऐसा लग रहा है जैसे विपक्ष की छुट्टी ही होने वाली है। जो खबरें आ रही हैं उसके बाद तो नजर आता है कि मुश्किल से 40 विधायक या 50 विधायक बच जाएंगे विपक्ष में। नहीं पूजा जी, देखिए मैं तो अभी का जो देश में चल रहा है इस पर सिर्फ मैं यही कहूँगा कि एक और शख्स छोड़कर चला गया तो क्या हुआ, एक और शख्स छोड़कर चला गया तो क्या हुआ, यह कौन सा मेरे साथ पहली मर्तबा हुआ। ये तो 2014 के बाद आप देखिए पूरे देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार गिराई जा रही है। आप गोवा देखिए, उत्तरांचल देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, महाराष्ट्र देखिए, और जहां भी आप देखेंगे कि सरकार जहां पे बीजेपी को, आज बीजेपी ये कह रही है कि मुझे शिवसेना में महाराष्ट्र में कोई जरूरत नहीं है, मेरी पूर्ण बहुमत की सरकार है। तो भाई क्या जरूरत था तोड़ने का? और आपको क्या लग रहा है कि अजीत पवार गए हैं छोड़कर? नहीं 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 नहीं, ना तो बीजेपी के किसी क्षेत्रीय नेता में इतना दम है कि किसी विधायक को तोड़ लें। ये तो केंद्र सरकार इसमें देखिए पूरी तरीके से आज एक चल रहा षड्यंत्र है 2024 में कि किस तरीके से, किस साम दाम दंड भेद के तहत हम जीत करके आएंगे। तो इसमें क्या साम दाम दंड भेद है? लेकिन क्या साम दाम दंड भेद है? अगर अजीत पवार अपनी पार्टी में संतुष्ट हैं, अगर वो उठाकर अपने साथ विधायकों को लेकर चले जाते हैं, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि सारे धोखेबाज हो गए फिर ये नेता। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस इसके लिए ये है कि मध्य प्रदेश में जब खड़ा होकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सवाल उठाते हैं कि एनसीपी भी घेरे में है, 70,000 करोड़ रुपए, क्यों जा रहे हैं छोड़कर? इसका जवाब दीजिए ना। 70,000 रुपए के घोटाले हमारे सामने पकड़ लिया हमने, तो प्रधानमंत्री जी अनाउंस करते हैं आज के डेट में कि देश के सारे कोई भी घोटालेबाज, किसी तरह का कोई भी दुराचारी, बचेगा नहीं। चोर की दाली में तिनका होगा ना महेश चव्हाण, जल्दी से 10 सेकंड। मुख्यमंत्री तो चोर की दाली में तिनका, जो करेगा वो डरेगा ना सर। सवाल प्रधानमंत्री की बात को पकड़िए, उन विधायकों को मत पकड़िए, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। पूजा जी देखिए क्या है,
हमने कभी भी जो अजित पवार और उनका गुट है उनको कभी भी भ्रष्टाचारी नहीं कहा था, आगे भी नहीं कहेंगे। ये तो बीजेपी थी, ये तो प्रधानमंत्री जी थे, वो अजित पवार और उनके गुट को भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे। मेरा कहना सिर्फ इतना, अभी इसमें मुझे जाना नहीं है। मेरे 2 सवाल है बीजेपी से। पहला सवाल ये कि क्या बीजेपी ने इतने साल जो इतने दिन जो भ्रष्टाचार के आरोप इन पर लगाए वो झूठे थे? अगर झूठे थे जवाब ले लेंगे तो इस पर। अजीत पवार ने कहा कि आपका आशीर्वाद है ना। सुप्रिया सुले ने कहा कि सिक्के का यहाँ सिर्फ एक ही पहलू है और वो शरद पवार हैं। और देखिए लगातार ये जो जंग छिड़ी है चाचा भतीजे के बीच, और इतिहास गवाह है चाचा भतीजे की ये जंग कोई नई नहीं है, राजनीति में ये होता रहा है। आप यूपी से लेकर चाहे उठाएं महाराष्ट्र, आपको ये तस्वीर नजर आएगी ही आएगी। तो सबसे पहले आपके पास वापस लौटूंगी, जवाब पूरा कीजिएगा। थैंक यू पूजा जी, थैंक यू सो मच। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि हम ग्रास रूट के कार्यकर्ता है, हम लोगों में रहते हैं। लोगों की चर्चा मुझे बीजेपी के कान पर और आपके कान पर डालनी है। लोग ये पूछ रहे हैं कि जितने आरोप इतने दिन बीजेपी ने और प्रधानमंत्री ने जो लोगों पर किए उनको ही सरकार में लिया, तो क्या ये जो आरोप किए वो झूठे थे? अगर झूठे थे तो फिर उन्हें जनता को बोलना चाहिए कि क्यों इतने दिन झूठे आरोप करके उनको गुमराह किया। लोग ऐसे कह रहे हैं कि इनकी वजह से हम लोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को वोट्स नहीं दिए क्योंकि ये भ्रष्टाचारी थे, ऐसे हमें लगा। अगर झूठे नहीं थे ये जो आरोप किए, तो फिर अभी उन्होंने ये जनता को बताना चाहिए कि पाठक साहब इसका जवाब देंगे। ठीक है चौहान साहब, आपका सवाल लेके चल लेते हैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास। पाठक साहब इसका जवाब दीजिएगा। ये कह रहे हैं कि या तो वो अपराधी नहीं थे और या तो वो उनके ऊपर जो लगे अपराध थे वो झूठे थे, और या तो वो अपराधी हैं। दोनों में से क्या बातें बता दीजिए। देखिए, अपराधी अपराधी होता है, उसका अपराध किसी के कहने से नहीं होता है। वो जांच का विषय होता है, कोर्ट का विषय होता है। जब जांच एजेंसियां उसको इंक्वायरी करती है तो एक अलग से प्रोसेस चलती रहती है। वो कोई अगर पक्ष बदल करता है इसका मतलब उसकी इंक्वायरी खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको संविधान के ऊपर विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अगर विश्वास है, तो वो प्रोसेस चलती रहेगी। हमने कुछ उनको किसी को क्लीन चिट नहीं दी है, लेकिन जब तक यू आर नॉट कन्विक्टेड यू आर सपोज्ड टू बी नॉट गिल्टी। इस प्रकार से वो चल रहा है। जो गिल्टी है वो कोई हमारे पक्ष में आया नहीं है, और जो आया है लेकिन जब तक वो विपक्षी थे तब तक तो आप उनको एकदम दोषी ही मानते थे फैसले से पहले। आज जब वो आपके साथ हैं तो आपके लिए वो कन्विक्टेड नहीं है, वो अपराधी हैं, वो एक प्रोसेस चलता रहेगा। ये फर्क क्यों है पाठक साहब? नहीं, हमारे हिसाब से अगर प्रोसेस चल रहा है तो प्रोसेस चल रहा है। वो दोषी है या नहीं वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया। बोलिए वाघमारे साहब। देखिए, बीजेपी ने आज तक जितने भी विधायकों के ऊपर और जितने भी विरोधी नेताओं के ऊपर आरोप लगाए हैं ईडी के, सीबीआई के, वो सभी लोग जब भी बीजेपी में चले जाते हैं उनको पद मिल जाता है, उनकी इंक्वायरी बंद हो जाती है। एक भी नेता जो बीजेपी में गया उसकी इंक्वायरी शुरू नहीं है, उनकी सब इंक्वायरी बंद है। ऐसे ये जादू कैसे होता है? तो इसका तो आपको तो खुश होना चाहिए कि ये वफादार थे ही नहीं कांग्रेस के, और ये सच्चे कांग्रेसी थे ही नहीं। अच्छा हुआ कि चले गए। नहीं, ये बात आप सोचिए कि ये जब भी आरोप करते हैं ईडी के, ये जब भी सीबीआई के आरोप करते हैं, वही विधायक जब भी वहां चला जाता है उसकी इंक्वायरी बंद हो जाती है। तो बिना चोरी के कोई डरता है क्या? अच्छा एक बात बताइए वाघमारे साहब, बिना चोरी के कोई डरता है क्या? एक बात मैं आपको पूछता हूँ और दर्शकों को पूछता हूँ कि जब भी आज तक ये 9 साल के अंदर एक भी बीजेपी का विधायक देखी है या एक भी? पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बिना करे कोई डरता है क्या? जब चोरी की नहीं तो डर किस बात का? वाघमारे साहब इस बात का जवाब दीजिए ना। आपके लोग डर डर कर क्यों भाग कर जा रहे हैं? बिना चोरी के भी कई पीएमएलए या ऐसा कानून और इतनी अमेंडमेंट इन्होंने बनाई, बीजेपी ने जो नई अमेंडमेंट बनाई है उसकी वजह से कानून का भी भरोसा नहीं है। आपको भी अगर अंदर करते हैं तो आपको भी जामीन नहीं मिलेगा। पूजा यादव नाम है मेरा, पूजा यादव। डरती नहीं हूं मैं किसी से। देश के संविधान पे भरोसा है मुझे, और मैं ये टेलीविजन पर अगर जनता से वादा कर रही हूं तो मुझे उनका सामना करना पड़ेगा, और जब मैं सामने आऊंगी तो यही बात पे अड़ी रहूंगी। मैडम एक बार मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। अगर आप मुझे बीच में काटेंगी तो मैं बोलूंगा कैसे? अब आप अगर मेरे ऊपर सवाल उठाएंगे तो उसका जवाब तो मुझे देना पड़ेगा ना, क्योंकि जनता के लिए तो जवाब दे मैं भी हूं ना सर। बोलिए सर, जल्दी से बोलिए। मैडम हम क्या बोल रहे हैं और आप किधर लेके जा रही है गाड़ी को?
हम दिल्ली जा रहे हैं, आप बम्बई जा रही हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए कि किसी के ऊपर जवान से बात हूँ। आरोप करके ये पूरी तरह से उनको लेके जाते हैं, वहां जाके वॉशिंग मशीन में धुला देते हैं, आरोप सब बंद हो जाते हैं। तो ये जो भाजपा करती है, आज पाठक साहब जो बोल रहे हैं कि न्यायालय के ऊपर विश्वास है, लेकिन ये मीडिया की जो ट्रायल चलाते, पाठक साहब जवाब दीजिएगा इसका जल्दी से, सर मुझे बाकी लोगों के पास जाना है। मैं वाघमारे साहब से पूछना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश से सिंधिया साहब बीजेपी में क्यों आए? उनके अगेंस्ट कौन सी इंक्वायरी थी? देखिए, मोदी जी का नेतृत्व सबको अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए लोग आ रहे हैं। एक तरफ मोदी जी, एक तरफ राहुल गांधी है। राहुल गांधी के द्वारा इनको अपना भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए लोग आ रहे हैं। और हमें कोई एडिशनल सपोर्ट की जरूरत नहीं है। एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र, मैं आप सबके पास आ रही हूँ हेगड़े साहब, लेकिन अभी जो जानकारी है कि जो एकनाथ शिंदे के साथ में 8 से 10 विधायक सुना है कि उद्धव ठाकरे के साथ आना चाहते हैं, मातोश्री से माफी मांगकर जाना चाहते हैं। आपकी जानकारी कुछ मिलने वाला ही नहीं बीजेपी में। बीजेपी सबको यूज करती है और फेंक देती है। शिंदे जी को छोड़ने बीजेपी वाले का नहीं है। सिलसिला है, आपको यूज करती है और आपको। एक सेकंड वाघमारे साहब, एक सेकंड बोलिए हेगड़े साहब, एक सेकंड, हेगड़े साहब से मेरे सवाल। देखिए, एक भी विधायक शिंदे जी को छोड़ने वाले नहीं है। कल रात में मीटिंग हुई, सबने वहां पर शिंदे जी के लीडरशिप पे विश्वास जताया और वो भी जानते हैं कि जब नए लोग आए हैं हमको एडजस्ट करना है। ठीक है, हमारा शेयर थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, सबको न्याय मिलेगी। दूसरी बात यह है कि ये किसने ब्रेकिंग दिया? संजय राउत ने ना। महाराष्ट्र में संजय राउत का कैरेक्टर ऐसा हो गया है जैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने। 1 साल से वो बोल रहे भाई कोई शिंदे जी के साथ जाने वाले नहीं है। गए 14, गए 25, गए 40, गए 50। फिर उसके बाद वो गुवाहाटी, वहाँ क्या करेंगे? वहां से तो उनका शव वापस आएगा। तब जिंदा आ गए तो बोले यार वो तो मुंबई के अंदर एंट्री नहीं मार सकते। एंट्री मार दिए, विधान भवन में गए, सबने अपना शपथ लिया। उसके बाद वो बोल रहे ये सरकार 15 दिन में गिरेगी। उसके बाद वो बोल रहे इलेक्शन कमीशन में हार जाएंगे। फिर ये बोल रहे सम्मान्य सुप्रीम कोर्ट में हार जाएंगे। बेचारे 1 साल से जो बोल रहे हैं सब उल्टा ही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला भी आया नहीं ना। सुप्रीम कोर्ट से तो हार जीत के लिए इंतजार करना होगा ना। संजय मिश्रा आ रही हूँ आप ही के पास। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय स्पीकर साहब को दिया। स्पीकर साहब को अभी निर्णय लेना है। सुप्रीम कोर्ट का तो निर्णय आ गया है। तो अभी बात यह है कि मुंगेरी लाल जी कुछ भी बोले, मैडम मैं ब्रेकिंग न्यूज उल्टा ही होता जल्दी से। बिल्कुल उल्टा ही होता है। मैं और ब्रेकिंग कुछ न्यूज नहीं होने वाला है। उद्धव जी के बाद बोलिए वाघमारे साहब। और मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं और जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं आपको, कांग्रेस का प्रवक्ता ये नाते से, कि बीजेपी के जो लोग जो सेकंड लाइन है कि जो राष्ट्रवादी के सामने हार चुके हैं और शिंदे गट के 4 एमएलए के नीचे हार चुके हैं, वो जो सेकंड लाइन है वो कांग्रेस में आने के लिए तैयार। अरे बाबा, कोई आने वाला नहीं है। 21 जन कांग्रेस के संपर्क में है। 21 जन है अभी बाबा। जो राष्ट्रवादी के नेताओं संजय मिश्रा एक सेकंड पाठक साहब आ रही है, बस वक्त बच रहा है। संजय मिश्रा, सबसे बड़ा सवाल यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा में जा रही है। चलिए आप जो हो गया सो हो गया, लेकिन जनता का सामना तो इन सबको करना होगा। नहीं, मुझे तो ये डिबेट देख करके हंसी आ रही है। मैं तो सिर्फ इतना एक शेर के साथ आपको कहूंगा कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। ये जो दिल्ली जो राजनीति आज कर रही है पूजा जी, आज डेट और तारीख नोट कर लीजिएगा। देश के लिए बहुत ही खतरनाक राजनीति है ये। और मुझे तो याद आ रहा जब इंदिरा जी ने कहा था कोई भुवनेश्वर वगैरह की भाषण में कि जिस दिन ये संघी पूर्ण रूप से सत्ता में काबिज होंगे उस दिन देश बर्बाद होगा।
आप एक एक चीज उठा क्या आप ये कह रहे हैं कि जनता बेवकूफ है? क्या आप ये कह रहे हैं जनता बेवकूफ है? जनता बेवकूफ नहीं है। आप ये कह रहे हैं जनता बेवकूफ है? आप हम पर तोहमत लगाते हैं, ठीक है, लगाते रहिए मैं तोहमत। अपनी बात रख लूं, मैं अपनी बात रख लूं। लेकिन तोहमत लगाने से नहीं होगा मैं ना, तोहमत फैसला तो नहीं, मैं जनता ने प्रमाण के करना है साथ बात करता हूं ना ना। पूजा अगर जी। सरकार को चुना तो किसी भी सरकार को चुनने का अधिकार जनता को है ना। मेरा सवाल आपसे क्या था और आप क्या तोहमत लगाने लग गए? मैं क्या कह रहा हूं, मेरे बात आप तो सुनिए। तोहमत लगाने लग गए ना। पहले मैंने सवाल आपसे क्या पूछा? इनको मैंने कहा कि जनता की अदालत में सबको जाना है। मध्य प्रदेश में जनता क्या ने मैंने चुना? कहा कि जनता इनको की अदालत में महाराष्ट्र सबको जनता जाना ने है? चुना आज क्या? चाहे कहीं के गोवा गुना में भाग जनता कर ने लीजिए, चुना क्या? लेकिन जनता उत्तराखंड करेगी में जनता फैसला ने आखिर चुना में। क्या? तो आप तोहमत बिहार में लगाने जनता लगे। ने ये क्या चुना तोहमत क्या? चल रही है कि अरे यहाँ पर बात- तोहमत 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 व्हाट इज दिस? पूजा जी नहीं क्या तोहमत तोहमत का खेल खेलते मैं यही हैं? तो कह रहा हूं। हेमंत बिस्वा शर्मा पे पहले ही आरोप लगाते हैं और उसके अरे बाद अपना आरोपों से मुख्यमंत्री मेरा बना सवाल, देते हैं। मेरा सवाल क्या था आपसे? मुकुल रॉय मैंने सवाल आपसे क्या खेल पूछा? यही है। मैंने कहा कि चाहे कोई कितना गुना भाग लगा ले, जनता की अदालत में सबको जाना पड़ेगा ना, जनता करेगी फैसला। मेरा जनता सवाल का आपसे अदालत ये का था खेल ना। है ना, यही तो मैं गिना रहा हूं आपको। तो आपने सबसे पहले शेयर पढ़ते हुए क्या तोहमत लगाई कि अखबार तुम्हारा है, कुछ भी लिख दो अखबार? अरे सुन ये तो क्या है? लीजिए, अरे सुनिए तो, मैं बता रहा हूं प्रमाण के साथ। मुकुल रॉय पे आरोप लगता है, मुकुल रॉय दिल्ली आते हैं, क्या बोलते हैं इनका, बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनते हैं, केस क्लोज। शुभेंदु अधिकारी इनके विपक्ष का नेता बन जाते हैं, उनके ऊपर पहले आरोप होता है। शारदा नारदा के लोग कहां हैं, पहले इनसे पता करिए। हेमंत बिस्वा शर्मा पे हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किसने लगाया था? कांग्रेस ने, अरे भाई, सपा आप ने, किसी को एनसीपी संभाल ने, नहीं पा भाजपा रहे के हैं। लोगों ने आप लगाया किसी था। को संभाल मैं ये नहीं कह पा रहा हूं, रहे। पहले आप कुंबा नहीं आरोप संभाल पा रहे तो लगाओ। ये किसका दोष है? अगर कोई अपने कुंडे को ना संभाल पाए तो किसका दोष है? कल को अगर मेरे बच्चे घर छोड़कर जाएं और मैं उनको रोक ना पाऊं तो ये किसका दोष है? आप एक काम करिए पूजा जी, किसी भी अच्छे आदमी के पास ना, ये गृह अरे मंत्री जी का ज्योतिरादित्य स्टेटमेंट सिंधिया है, जी आज को के छोड़ गृह के मंत्री गए। का। मेरे सवाल का जवाब कीजिए ना। सीबीआई, चलिए वक्त नहीं है, माफी चाहूंगी। बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, आप चाहे कितनी ही तोहमतें लगा ले, लेकिन सच्चाई ये है कि इस लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता के पास में है। आज चाहे कोई कितना ही गुणा भाग क्यों ना लगा ले, अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन कोई क्यों ना कर ले, लेकिन जब फैसले की घड़ी आएगी ना, तो जनता की अदालत में सब खड़े होंगे और जनता चुन चुन कर सबका हिसाब करके फैसला करेगी। तुम्ही आशीर्वाद द्या ना. त्या शिक्क्याचं नाव शरद पवार.